हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट वैल्यू एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस में कौन कौन से टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस में आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ये एक सवाल जैसे ये मॉडल प्रश्न पत्र है। इस मॉडल सेट से आपका सवाल जो कि 2022 के एग्जाम के लिए तैयार किए गए थे, उन सवालों को हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आपको जरूरी होता है कि आप एक बार इंस्ट्रक्शन आप जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह का आंसर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको सभी प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है। सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको सभी प्रश्न करना है। इसमें कुल 40 प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक निर्धारित है, आपको ये 1 मार्क दिया जाएगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का आपको चुनना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यानी आपको दोस्तों इसमें ये बताया गया कि नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। यानी कि अगर कोई आंसर आपका रॉन्ग होता है तो उस रॉन्ग आंसर के लिए आपका दूसरा कोई आंसर का मार्क भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों, आपको क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी आप तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो उनके बीच का संबंध क्या होगा, यह हमें बताना होगा। यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या हमें संबंध होता है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है, F = r/2 होता है। फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है दोस्तों, यानी F = r/2 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, काल्पनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो वाहन में साइड मिरर के रूप में हम यूज़ करते हैं दोस्तों, वो कौन सा दर्पण है, वो आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का हम वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसमें से कौन सा पदार्थ है जिसे हम लेंस नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन है आपका जल, कांच, प्लास्टिक। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी में आपका दिया है मिट्टी। यानी कि कौन सा पदार्थ है जिससे हम लेंस नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों मिट्टी इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर मिट्टी होगा, क्योंकि मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है ना अपारदर्शी वस्तु ही है। अपारदर्शी वस्तु से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किस तरह का होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा। अगर फोकस दूरी का मान 12 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर आपका होता है r/2, ए बराबर r/2। तो r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, r बराबर हो जाएगा आपका 2f। 2f कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 2 × f का मान आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर मल्टीपल करने में कितना आएगा, ये 24 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब आपका जहाँ पे 24 सेंटीमीटर ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, वाहनों के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी वाहनों में हम हेडलाइट के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन ए होगा। वाहनों के अग्र दीप में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्वयं होता है। अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह का बनता है, ये आपका आंसर बताना है। तो अवतल लेंस में दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछा है, डायोप्टर मात्रक है। डायोप्टर किसका मात्रक है, ये आपको बताना होगा। जो डायोप्टर है ये लेंस शक्ति का ऐसा मात्रक है। लेंस शक्ति जिसे हम लेंस क्षमता के नाम से भी जानते हैं, तो लेंस शक्ति का ऐसा मात्रक होता है दोस्तों डायोप्टर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है,
दो डायमीटर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। दो डायमीटर आपको पावर ऑफ लेंस दिया गया है, लेंस की क्षमता आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है फोकस दूरी, यानी कि एफ आपको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं कि डी बराबर आपका जो होता है, डी यानी कि डायमीटर डी बराबर होता है 1/f, डी बराबर 1/f होता है। तो एफ बराबर आपका क्या होगा, आपका एफ बराबर हो जाएगा 1/d, जबकि डी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 2, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे क्या, 1/2। तो डायमीटर को जो है ना दोस्तों हम मीटर में मेजरमेंट करते हैं, तो 1/2 यानी हमारा क्या होगा, ये पे 0.5 हमारा मीटर में आएगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि दोस्तों जितना भी हमारा ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन ए है हमारा 20 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर में, सारा ऑप्शन हमारा सेंटीमीटर में है। ऑप्शन बी है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 40 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 50 सेंटीमीटर। हमारा सारा ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है और हमारा मेजरमेंट जो है यानी कि ऐप का मान हमारा मीटर में आ रहा है, तो हम उसे क्या करना होगा, हमें उसे सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो चलिए क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 0.5 मीटर जो हमारा आ रहा था उसे हम उसमें हम 100 मल्टीपल कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर दोस्तों। तो हमारा क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर होगा, यानी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है, वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे कर्निया कहते हैं, परितरिका कहते हैं, या पुतली, या फिर दृष्टिपटल कहते हैं। तो दोस्तों मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, उसे दृष्टिपटल के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। एक रासायनिक समीकरण आपको दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया इसमें हो रही है। देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। तो इससे क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। आपका कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है ये आपको बताना है, यानी कि बैलेंस है। तो देखिए ऑप्शन ए को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में हम ये दिख रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम हमारा 2 है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हमारा सोडियम 1 है, ये तो बैलेंस नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, एल्युमिनियम 4 है, एल्युमिनियम यहाँ पर भी 4 है, ये बैलेंस है। लेकिन हम ऑप्शन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है हमारे यहाँ 4 है और ऑक्सीजन की पूरा मान यहाँ पे 6 है, तो ये भी हमारा बैलेंस नहीं है। हमें पूछा है कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, हमें उसका आंसर चुनना है। ऑप्शन सी में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कॉपर जो है Cu यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे Cu 1 है, तो ये भी हमारा बैलेंस नहीं है। ऑप्शन डी में क्या देख रहे हैं, जिंक हमारे 1 है, जिंक हमारे 1 है, ठीक है, Cu हमारे 1 है, Cu हमारे 1 है, एस हमारा 1 है, एस हमारा 1 है, ओ हमारा 4 है, ओ हमारा यहाँ पे 4 है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि सभी तत्वों का जो मान है वो हमारा अभिकारक और उत्पाद दोनों ही तरफ क्या है, बराबर है ना। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ये हमारा दोनों तरफ क्या है, बैलेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका कहा है दोस्तों, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। दिए गए समीकरण, आपको एक समीकरण दिया है, इसमें आपको बताना है कि किसके साथ उपचयन और किसके साथ अपचयन हो रहा है। देखिए दोस्तों उपचयन और अपचयन का आपको समझना होगा। उपचयन और अपचयन का मतलब क्या होता है। उपचयन उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के बाद उस तत्व के साथ ऑक्सीजन का योग होता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, उसे कहते हैं हम उपचयन अभिक्रिया। और जिससे ऑक्सीजन हट जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं, इसमें जैसे कि हमारे समीकरण में दिया हुआ है PbO और Cu, PbO और Cu, PbO से O हट गया, यानी कि Pb का क्या हो रहा है दोस्तों, Pb का यानी कि लेड का हमारे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि उसमें से क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया। और यहाँ पे CO नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे CuO हमारा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कॉपर की बात की जा रही है। तो CuO अगर यहाँ पे होता तो हम क्या देखते हैं, Cu में हम जाके हमारा जो ऑक्सीजन है वो जाके मिल जा रहा है, यानी कि जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगा उसे हम कहेंगे उपचयन, और जिससे ऑक्सीजन हट जाएगा उसे हम कहेंगे अपचयन। तो राइट आंसर जो है दोस्तों इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें Cu उपचयन हो रहा है, PbO क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है PbO से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या कहा है,
क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि विकृत गंधिता कौन सी रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। विकृत गंधिता दोस्तों, विकृत गंधिता क्या है? तेल या वसा युक्त पदार्थ को जब हम बहुत दिनों तक ढक के रखते हैं या फिर किसी पात्र में रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, वो खराब होता है और उसमें से एक गंध आने लगती है। ठीक है, एक दुर्गंध आने लगती है जिसे विकृत गंधिता के नाम से जाना जाता है। तो सवाल हमारा ये है कि विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो जो विकृत गंधिता है दोस्तों, वो आपका अपचयन अभिक्रिया के कारण होता है। अपचयन अभिक्रिया के कारण विकृत गंधिता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है, चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें से कौन सी अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जब चूना को पानी में मिलाते हैं, पानी में डालते हैं तो क्या होता है, हम जानते हैं कि चूना को जैसे पानी में मिलाएंगे तो आपका बुलबुला टाइप का उठेगा, यानी कि उष्माक्षेपी उसमें अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो उष्माक्षेपी तो अभिक्रिया हो रहा है, साथ ही साथ में ये भी बताना है कि ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया किस तरह की अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी ऑप्शन ए में आपसे पूछा है उष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन बी में पूछा है उष्माशोषी संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी में पूछा है उष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया। ये दोनों ही ऑप्शन एक ही जैसा हो गया। ऑप्शन डी में आपसे पूछा है क्या कि उष्माक्षेपी वियोजन अभिक्रिया। देखिए इसमें वियोजन अभिक्रिया तो नहीं होगी। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब हम चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल में मिलाएंगे ना दोस्तों, जल में इसके साथ मिलाएंगे, H2O हम मिलाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा रिएक्शन के बाद क्या देगा, CaOH देगा हमें, क्या देगा, CaOH और हाइड्रोजन गैस इसमें से मुक्त करेगा। ठीक है, यानी हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा उष्माक्षेपी अभिक्रिया तो हो रहा है, साथ ही साथ हमें ये भी हो रहा है कि आपका हाइड्रोजन CaOH बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, यानी कि बुझा हुआ चूना का भी निर्माण हो रहा है और हाइड्रोजन आपका इसमें से मुक्त हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ये आपका उष्माक्षेपी तो हो रही है, साथ ही साथ में क्या हो रहा है, साथ ही साथ में आपका संयोजन अभिक्रिया भी हो रही है। संयोजन अभिक्रिया क्या है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करें, उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया करिए। तो यहाँ पे दो पदार्थ मिलकर बुझा हुआ चूना का निर्माण कर रहा है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए या ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि ऑप्शन ए और सी दोनों ही सेम दिया है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए को भी राइट आंसर मान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा, अब उष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा है, लोहे की कील को कपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यह बताना है। क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि जब लोहे की कील को हम कपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कपर सल्फेट का रंग नीला रंग से धूसर हो जाता है, क्यों, ये बताना होगा। देखिए कपर सल्फेट से जब हम लोहे की कील को कपर सल्फेट में डालेंगे दोस्तों, तो लोहा क्या है ना, लोहा कपर से अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व है, वो कपर को क्या करेगा, उसके यौगिक से उसे हटाकर उसका स्थान ले लेगा, यानी कि यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी वो आपका विस्थापन अभिक्रिया होगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है, आपका ऑप्शन दिया है मिथाइल ऑरेंज, फिनाप्थेनिल, लिटमस, और ऑप्शन डी में आपसे पूछा है, ऑप्शन डी आपका दिया है मिथाइल रेड। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लिटमस। लिटमस जो है आपका लाइकर नामक एक पौधा से मिलता है जो कि प्राकृतिक सूचक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, लिटमस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। कौन सा पदार्थ है जिसमें लिटमस पत्र डालेंगे तो वह लाल नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों आपका ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ग्लूकोज में। ठीक है, CH2 ये ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज जो है लिटमस पत्र का लाल नहीं करेगा, क्योंकि बाकी जो सारे ऑप्शन है वो सभी एसिड है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए का, तो आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं ये HCl है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एसिड क्या करता है, लिटमस पत्र को नीला से लाल कर देता है, यानी वो लाल हो जाएगा। ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल है HNO3, ये भी लाल कर देगा क्योंकि अम्ल है। ऑप्शन सी भी अम्ल है, ये भी क्या करेगा, लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ऑप्शन डी क्या है, एल्डिहाइड है, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये क्या करेगा,
ये लिटमस पत्रों का लाल नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अम्ल का गुण नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। आपका दिए गए कौन सा लवण है जिसमें जल मौजूद है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन सी में हमारा 5H2 है, इसमें क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों बता दें अग्निशामक यंत्र में आपका NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा है, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, यानी कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। देखिए दोस्तों, अगर हम अम्ल की परिभाषा की बात करें तो अम्ल की परिभाषा क्या होती है कि अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, वो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं दोस्तों, यानी कि जल की उपस्थिति होना अनिवार्य है। जल की अनुपस्थिति में क्या होगा, अम्ल H+ आयन नहीं दे पाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ऑप्शन बी होगा कि उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल में H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, इसलिए वह अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं आप क्या पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है दोस्तों, कुछ पदार्थ हैं, एक पदार्थ ABCD का पीएच मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 आपका दिया हुआ है। कुछ पदार्थ है ABCD का पीएच मान आपका क्रमशः 2, 7, 10, 14 है। यह पदार्थ में कौन अम्ल है, आपको बताना है कौन अम्ल है। तो देखिए अम्ल की प्रकृति क्या होती है दोस्तों, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो आपका 7 से कम होता है। 7 से कम जितने भी पदार्थ हैं 7 से कम वो आपका क्या कहलाते हैं, वो आपका अम्ल कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपका 7 से कम कौन सा पदार्थ है जिसका पीएच मान 7 से कम है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में जो है पदार्थ ए, और ऑप्शन ए में जो दिया गया है उसका पीएच मान कितना है दोस्तों, उसका पीएच मान आपका 2 है। कितना है पीएच मान इसका 2 है, तो यानी ये 2 जो है अब पदार्थ ए के लिए है, तो पदार्थ ए हमें अम्लीय गुण दिखाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको एक चित्र दिया गया है। क्वेश्चन 26 में आपको एक चित्र दिया है जिसमें पूछ रहा है आपको कि यह इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, ये आपको बताना होगा। देखिए ये जो चित्र है दोस्तों, इसमें आपका एक चाइना डिश है जिसमें सिल्वर क्लोराइड रखा गया है और सूर्य का प्रकाश उसमें डाला जा रहा है। तो ये जो है दोस्तों ये वियोजन अभिक्रिया को दिखा रहा है, क्योंकि जैसे ही सूर्य का प्रकाश सिल्वर क्लोराइड में गिरेगा तो सूर्य का प्रकाश के मदद से क्या हो जाएगा, सिल्वर और क्लोराइड दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे दोस्तों। तो इसमें हमारा कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एक एकल उत्पाद टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा दोस्तों, ठीक है। एक एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उसमें वियोजन अभिक्रिया हो रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको पूछा है, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है। यानी कि दोस्तों आपको ये बताना है कि हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उससे जो हम शरीर से बाहर निकालते हैं उस जैव प्रक्रम का नाम क्या है, ठीक है। क्या उस जैव प्रक्रम नाम पोषण है, शोषण है, उत्सर्जन है, संवहन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उत्सर्जन कहते हैं उसको। शरीर के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है जिन्हें हम हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण होने के बाद जो ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होती है वो कौन सा यौगिक है, किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने के बाद ही हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो दोस्तों अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण होता है। प्राणी संभोजी पोषण का मतलब ये हुआ कि जिस तरह एक प्राणी में अंतर्ग्रहण, पाचन, उत्सर्जन की क्रिया होती है, उसी तरह एक अमीबा में भी पाचन, अंतर्ग्रहण और उत्सर्जन की क्रिया होती है। इसलिए इसका जो पोषण है उसे प्राणी संभोजी पोषण कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पूछा है, लार में कौन एंजाइम पाया जाता है। लार में आपका किस तरह का एंजाइम पाया जाता है। तो लार में दोस्तों आपका टाइलिन नामन एंजाइम पाया जाता है। तो 30 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा है कि
श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? श्वसन की प्रक्रिया में जो पायरुवेट है, पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट जो होता है, पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडन वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जो पौधा है उसके सभी हिस्सों में जल तथा खनिज लवण को पहुंचाने के काम किसका होता है? वो आपका जाइलम का होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा जाइलम। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? यानी किसी समष्टि का अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किस प्रक्रिया का आवश्यक है? वो है आपका जनन। जनन प्रक्रिया के सहायता से ही हम अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं दोस्तों। आपको एक फिगर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34 में और पूछा गया कि दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? तो ये जो चित्र दोस्तों ये पुनरुद्भवन को दिखाता है। ये पिंडा नामक एक बैक्टीरिया है जो कि जितना टूट कर वह नए मतलब कि नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करता है, नए जीवों का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे पूछा है परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण आपका परागण कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, परागण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा है भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? भ्रूण को जो है माँ के गर्भाशय की प्लेसेंटा नामक नली से उसका पोषण मिलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एक उत्तम ऊर्जा की स्रोत की क्या विशेषता है? एक उत्तम ऊर्जा की स्रोत की जो विशेषता है वो है आपका प्रति एकांक समान द्रव्यमान अधिक कार्य करे। प्रति एकांक द्रव्यमान में क्या होना चाहिए? अधिक कार्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 है पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका होगा 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में आपको पूछा है निम्नलिखित में कौन समापय ऊर्जा स्रोत है? समापय का मतलब हुआ दोस्तों कि कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो कि समाप्त हो सकता है? तो यह है कोयला जो है आपका अनवीकरण स्रोत है। ये आपका आने वाले समय में कभी भी समाप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं? परागकोश में परागकण होते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, परागकण। चलिए दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्टिव का 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ तक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जितने भी अपडेट आएंगे नए नए एग्ज़ाम्स के लिए, आपको सभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया जाएगा। वीडियो के अंत तक बना रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।